हे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज में ये विलियम वर्ड्सवर्थ की तीसरी वीडियो है। इसमें इन वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या अदर जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी के, वो क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। ठीक है। और जो पहले की वीडियोस हैं वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी के मैं जो लिंक्स हैं वीडियोस के वर्ड्सवर्थ के और अदर राइटर्स के, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Thou soul was like a star and dwelt apart. Whose soul is Wordsworth referring here? The correct answer is Milton. देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को डेडिकेट करते हुए एक पोएम लिखी थी, मिल्टन लंदन 1802। ठीक है, ये उसी की लाइन है जो कि मिल्टन के लिए कही गई है। तो थोड़ा इस पोएम के बारे में देख लेते हैं। ये जिसमें ये लाइन कही गई है वो पोएम का नाम है लंदन 1802, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ये पोएम कंपोज हुई थी 1802 में और पब्लिश हुई थी इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में। ठीक है, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसकी राइम स्कीम ABBA CDD ECE है। और ये जो पोएम है वो ऑब्वियसली जॉन मिल्टन को डेडिकेट की गई है, एड्रेस करते हुए लिखी गई है। जॉन मिल्टन का जो लाइफ स्पैन था वो 1608 से 1674 था और उनका जो मोस्ट फेमस वर्क था वो था पैराडाइज लॉस्ट। ये हुआ जॉन मिल्टन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रुथ इज, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रुथ जो पब्लिश हुई थी वो सेकेंड वॉल्यूम में हुई थी, किसके, लिरिकल बैलेट्स के सेकेंड एडिशन में। लिरिकल बैलेट्स के सेकेंड एडिशन के सेकेंड वॉल्यूम में रुथ पब्लिश हुई थी और सेकेंड एडिशन जो लिरिकल बैलेट्स का था वो आया था 1800 में। रुथ का दूसरा नाम द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है, मतलब 2 नाम है पोएम के, या तो कह लो द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर या रुथ। ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The language of poetry is a selection of the real language of man in a state of vivid sensations. Whose opinion is this? The correct answer is third, Wordsworth. Next question. It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Whose comment is this? The correct answer is first, Wordsworth. वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री और उसके बारे में काफ़ी कुछ कहा है। उनका कहना है कि लैंग्वेज जो है पोइट्री और प्रोज की ज़्यादा अलग भी नहीं चाहिए और ज़्यादा अंतर नहीं होता उनमें, और ज़्यादा टफ भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी ईजी और मतलब स्मूथ लैंग्वेज होनी चाहिए जो नॉर्मल कॉमन मैन के समझ में आ जाए, इस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए। इनकी लैंग्वेज वैसी ही थी, तभी ज़्यादा फेमस हुई इनकी पोएम्स। ऊपर लाइन्स है, इट मे बी सेफली अफर्म, ये जो है लिरिकल बैलेट्स के जो 1800 वाला एडिशन था, नहीं सेकंड प्रीफेस वाला जो था जिसमें प्रीफेस ऐड किया गया था, उसमें आई है ये लाइन। ठीक है, कॉलेज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन, करेक्ट आंसर इज बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया में कॉलेज ने वर्ड्सवर्थ के जो उसको क्रिटिसाइज किया है पोएटिक डिक्शन को। बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलेज की ही एक रचना है। ठीक है, चल थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। बायोग्राफी लिटरेरिया को और नाम से भी जाना जाता है, जैसे बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। अदर एक नेम टाइटल इसका ये भी है। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल क्रिएशन या टच वाला क्रिएशन वर्क है सैमुअल टेलर कॉलेज का फुल नेम है सैमुअल टेलर कॉलेज। ये जो पोएम है बायोग्राफी लिटरेरिया, ये पब्लिश हुई थी 1817 में, 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी और 23 चैप्टर्स थे इसमें। ठीक है, जो द फर्स्ट इंटेंडेड टाइटल, सबसे स्टार्टिंग में जब ये पोएम लिखी गई थी तो उसका टाइटल जो सोचा गया था वो था ऑटोबायोग्राफिया लिटरेरिया, ये टाइटल सोचा गया था इसका पोएम का, बट बाद में चेंज कर दिया गया या रखा नहीं गया, बाद में बायोग्राफिया लिटरेरिया रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Wordsworth settled down with his sister Dorothy and college at Alfoxden, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere and finally at। देखिए, शुरू के जो दिन थे वो देखिए वर्ड्सवर्थ
जो अपनी सिस्टर डोरथी और कॉलेज के साथ एल्फॉक्सटन में थे पहले, और लास्ट 50 ईयर जो थे उनकी लाइफ के, वो उन्होंने डब कॉटेज ग्रासमेर में गुजारे। लेकिन जो मतलब लास्ट के 50 इयर्स जो लगभग थे वो उन्होंने डब कॉटेज में गुजारे, और बाकी के उन्होंने कहाँ गुजारे थे ये पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो उन्होंने रिडल माउंट में गुजारे थे। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। देखो, रिडल माउंट एक छोटा सा विलेज है रिडल में, नियर एम्बले साइड, इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट के पास। लेक डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही होगा, लेक डिस्ट्रिक्ट के पास ही ये एक जगह का नाम है, वहीं पे ये रहते थे वर्ड्सवर्थ, इसीलिए इन्हें लेक पोइट भी कहा जाता है। जैसे 3 लेक पोइट हैं जिन्हें कहा जाता है, सूदे, कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट के पास रहते, लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे इसीलिए, ठीक है। इनका विलेज था वो रिडल था, एम्बले साइड में था। इंग्लिश पोइट थे तो ऑब्वियसली इंग्लैंड में रहते थे। It is best known for the as the home of poet William Wordsworth from 1813 to his death in 1850। 1813 से 1850 तक ये इस घर में रहे थे। विलियम वर्ड्सवर्थ का होम कहा जाता था। आजकल ये एक म्यूजियम है, ठीक है। थोड़ा सा विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ को भी देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में कॉकरमाउथ में, कम्बरलैंड के कॉकरमाउथ में बॉर्न हुए थे, जो कि इंग्लैंड में है। मतलब कम्बरलैंड इंग्लैंड में है, इंग्लिश पोएट है, इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे। ये उनके जहाँ बॉर्न हुए थे वो नाम है। और लेक डिस्ट्रिक्ट को भी वो जानते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में वो 1787 में गए। फिर उन्होंने लगभग 12 साल तक यूरोप को ट्रैवल किया था, और उन्होंने 8 साल लगभग डब कॉटेज में रहे थे, जो कि ग्रासमेर के था। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 8 साल लगभग डब कॉटेज जो कि ग्रासमेर के नियर था उसमें रहे थे, फ्रॉम 1799 टू 1808 तक, ठीक है। इसके बाद का जो पीरियड था, जैसे इसके बाद का जो कुछ टाइम था, वहाँ एलन बैंक जो है ग्रासमेर में, वहाँ रहे। जैसे कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, पहले डब कॉटेज में कुछ टाइम तक रहे, फिर एलन बैंक में रहे, फिर उसके बाद का जो टाइम था उस टाइम वो मूव हो गए थे रिडल माउंट में, यानी 1813 में रिडल माउंट चले गए थे। उसके बाद 1850 टिल हिज डेथ वो वहीं रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ प्रिल्यूड? करेक्ट आंसर इज थर्ड, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। देखो, ये जो प्रिल्यूड है ना, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल क्रिएशन है, वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। तो उन्होंने ऑटोबायोग्राफिकल टच से ही उसे लिखा है। जैसे ये टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, उसी तरह की ये पोइम है, उसकी सोच को दिखाया कि उसका माइंड कैसे विकसित होता है, वो चीज़ दिखाई है इसमें, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रिल्यूड को ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड भी कहते हैं। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड को लिखना शुरू किया था 1798 में, जब वो 28 ईयर्स के थे, और काफ़ी पूरी लाइफ इस पे काम किया है। प्रिल्यूड खत्म ही नहीं हुई, इतनी लॉन्ग पोइम लिख रहे थे उन्होंने। जब तक ये लिख रहे थे तब तक उसे कोई टाइटल नहीं दिया था, बस उसे कभी बुलाते थे तो पोइम टू कॉलरिज बुलाते थे। हालांकि ये टाइटल भी फिक्स नहीं किया था, बट पोइम टू कॉलरिज तब इसे नाम दिया था, और कोई टाइटल। पोइम वॉज अननोन to the general public until the final version was published after 3 months of William Wordsworth's death। जो पोइम थी वो अननोन थी, जैसा कि पता ही है, टाइटल कोई दिया नहीं था उन्होंने, और वो पूरी जब तक उनकी लाइफ रही तब तक वो प्रिल्यूड को लिखते रहे, क्योंकि वो 14 बुक्स की पोएम थी, बहुत लंबी पोएम थी। इस वजह से वो पूरी नहीं हो पाई, तब तक उनकी डेथ हो गई विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो जब उनकी डेथ के 3 मंथ्स बाद इसको पब्लिश कराया उनकी वाइफ ने, विडो वाइफ मैरी जो थी, उन्होंने पब्लिश कराया 1850 में, जो कि 14 बुक्स में पब्लिश हुई थी प्रिल्यूड, ठीक है। वर्ड्सवर्थ के सामने ये पब्लिश नहीं हो पाई थी, पोस्टमसली पब्लिश हुई थी। द प्रिल्यूड इज इन, प्रिल्यूड कितनी बुक्स में है? द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, 14 बुक्स हैं प्रिल्यूड की। ये देख लिए 14 बुक्स के जो 14 टाइटल के लिए, सब टाइटल के लिए, उसके अंदर के इनर पार्ट्स, सब पार्ट्स के लिए वो है प्रिल्यूड के अंदर, उसके नाम है इंट्रोडक्शन, चाइल्डहुड एंड स्कूल टाइम, रेसिडेंस, कैम्ब्रिज, ये सारे हैं। नेक्स्ट भी हैं ये, रेट्रोस्पेक्ट, लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, रेसिडेंस, ये सारे लास्ट में है कंक्लूजन। ये 14 बुक्स हैं प्रिल्यूड की, ठीक है। नाम देख लेना इनके अगर चाहें आप पढ़ना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इंटीमेशन? द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, Ode, Intimation of Immortality from Recollections of Childhood 1803 से to 1806। चलो इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं।
ये जो इंटीमेशन ओड है, इसको किस-किस नाम से जाना जाता है? देखिए, ऑल्सो नोन एज़ ओड, इमॉर्टैलिटी ओड और ग्रेट ओड, इन शॉर्ट नामों से भी इन्हें जाना जाता है। वर्ड्स के द्वारा लिखी गई, जो कि लिखी गई थी 1804 में और पब्लिश हुई थी इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में। जो पोएम है, एक ये पिंडारिक ओड है, ठीक है? जो कि इर्रेगुलर फॉर्म में लिखी हुई है, पिंडारिक ओड। ये 11 स्टेंजास में लिखी गई है पोएम, जो कि शुरू होती है आयम्बिक मीटर में, आयम्बिक मीटर से शुरू होती है। 11 स्टेंजास हैं इसमें, जो कि 3 मूवमेंट्स में बटे हुए हैं। 11 स्टेंजास को 3 स्टेजेस में बाँटा गया है। पहली स्टेज में कुछ है, सेकंड में कुछ है, थर्ड में कुछ है। ये 206 लाइन्स की पोएम है। इसमें कोई सिंगल राइम स्कीम नहीं है, सब में अलग-अलग राइम स्कीम है। इंडिविजुअल जो स्टैंजा है पैटर्न अपना इंडिविजुअल राइम स्कीम पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है? हर स्टैंजा की राइम स्कीम अलग-अलग है। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये पोएम जो है 3 स्टेजेस में डिवाइड है, तो क्या है जो फर्स्ट मूवमेंट है यानी फर्स्ट स्टेज है वो 4 स्टैंजा की है, क्योंकि 11 स्टैंजा है तो 4-4 और 3 के स्टैंजाज में बटी हुई है ये पोएम। उसमें नैरेटर डिस्कस करता है इनेबिलिटी टू सी द डिवाइन ग्लोरी ऑफ नेचर, द प्रॉब्लम ऑफ द पोएम। ऑब्वियस सी बात है, विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के इतने बड़े पोएट हैं, इतने बड़े डिवोटी हैं, कितना नेचर को सब कुछ मानते हैं वो। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी इनेबिलिटी शो की है कि वो जो नेचर है उसकी डिवाइन ग्लोरी को पहचान ही नहीं पा रहे, देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते उसको। ये प्रॉब्लम है पोएम की, ठीक है? ये पहला स्टेंजा है, ये क्वेश्चन है, मतलब प्रॉब्लम है। सेकंड भाग भी 4 स्टेंजा में है, जिसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, रिस्पॉन्स है, बट वो नेगेटिव है। मतलब वो जो डिवाइन ग्लोरी ऑफ नेचर है, उसकी इतनी ज़्यादा शक्ति है दैवीय नेचर की, उसको वो नहीं देख पा रहे हैं। उसका एक रिस्पॉन्स मिला है, वो नेगेटिव वे में मिला है, उन्हें संतुष्ट नहीं करता है, वो है, ठीक है? वो भी एक प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम का रिस्पॉन्स भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि वो नेगेटिव है, वो अच्छा है, उसका सैटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है? द थर्ड मूवमेंट इज़ 3 स्टेंजा, जो थर्ड वाला स्टेज है वो 3 स्टेंजा में है, तभी 11 स्टेंजा पूरे हो जाते हैं। एंड कंटेन्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम। और लास्ट में आते-आते फाइनल स्टेंजा तक वो प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाता है, उन्हें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल जाता है सैटिस्फैक्टरी, ठीक है? ये है 3 पार्ट्स पोएम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड वेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट सियर ब्लेस्ड? द करेक्ट आंसर इज इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। इसी में चाइल्ड को फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट और सियर ब्लेस्ड कहा गया है, और इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी की ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक बार फिर पढ़ लेना, ठीक है? आज की वीडियो इतनी ही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। बाकी की वीडियोज़ हैं वो आप लिंक में जो